हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। ठीक है फ्रेंड, अध्याय 7 हाशियाकरण की समझ। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि फ्रेंड मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। बिना लाइक किए मत जाइएगा फ्रेंड, प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब होता है, हम आज लोग ये समझेंगे। आप कापियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं जिन पन्नों पे आप लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है। ठीक है, जहाँ आमतौर पर लिखा नहीं हो जाता उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी न कभी महसूस किया होगा। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया? जैसे मान लीजिए ये कापी है तो ऐसे ऐसे रहता है ना। ये देखिए, तो ये वाला पार्ट बता रहा है, इस पार्ट के अनुसार आपको वो समझा रहा है। तो आप महसूस किया होगा। ठीक है, अगर आप अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते, अगर आप वह खेल नहीं खेलते तो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाती है कि आपके सगे साथी आपको अपने बीच का की नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर यह महसूस कर सकते हैं कि आप औरों से अलग हैं। गोया आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हाशियाकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। कई बार हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदाय को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं। इनका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। इस अध्याय में आप दो ऐसे समुदाय के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। आदिवासी और हाशियाकरण। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही हैं। अरे देखो, आदिवासियों की नाव। दादू, वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं?
हाँ, तो जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन और जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों को बहुत कदर करते थे। सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता नहीं है। हाँ, क्या हमारे बारे में भी और कुछ भी नहीं जानते? तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं है। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते थे। हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहाँ न तो हमें वकील मिलता था और न हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? तो फिर अफसर आए, उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार हैं, वे उसे निकालना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच दें तो वे हमें नौकरी व पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागज़ों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी छोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीन नहीं बेची। हम में से बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय समय पर मिल जाते, हम उन्हें करने लगे। तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की ज़मीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया। ओ दादू, और हमारी ज़मीन, उसका 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कहीं नहीं मिल पाया। शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा था। हम सब किराए पर एक कमरे में मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ ज़िंदगी और उस खुले माहौल में हमें बहुत याद आती थी। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं। मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। काश मैं अपने दोस्तों को अपने गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हाशियाकरण के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। तो आदिवासी कौन लोग हैं? आदिवासी कौन से लोग हैं? तो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं पहले। कम से कम 3 कारण बताइए कि विभिन्न समूह हाशिए पर क्यों चले जाते हैं। तो इसका उत्तर यह होगा कि जिनकी भाषा, रीति रिवाज और धर्म अलग होते हैं, ऐसे समुदाय स्वयं को हाशिए पर महसूस करते हैं। ये समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते और आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुसंख्यक समुदाय से कमजोर तथा संख्या कम होते हैं। दादू को उड़ीसा का अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा?
तो आप लोग इसको समझ के याद करिएगा, एक बार देख लीजिएगा। अभी भी हाल ही में हम लोग पढ़े हैं कि दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। ठीक है, क्यों छोड़ना पड़ा। तो अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। अभी अभी पढ़ा, ये आप लोग देखिएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक छोड़ देती हूँ आप लोगों को दिमाग लगाने के लिए। ठीक है, तो आदिवासी कौन लोग हैं? आदिवासी शब्द का मतलब होता है कि मूल निवासी। ठीक है, आदिवासी का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और जो आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के तो आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। भारत में लगभग 8% आबादी आदिवासियों की ही है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है। जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसे नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजाति समूह रहते हैं। तो आदिवासी समाज, ठीक है, आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ग पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अक्सर अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़े आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त वैष्णव भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि आदिवासी के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों से प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ है और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण हैं। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रहीं, उनमें से ज़्यादातर संस्कृत में बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं। इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। आदिवासी और प्रचलित छवियाँ,
तो हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सव, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदाय के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। ये परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजातीय समुदाय की तस्वीरें यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे और आमतौर पर आदिवासियों को इन्हीं रूपों में पेश किया जाता है। इसके आधार पर हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं। आदिवासी का विकास, जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने व चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियों और पशु उत्पाद, मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य व वन संसाधनों के लिए आदिवासी पर निर्भर रहते थे। यह तस्वीरें आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें ऐसी हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बीनकर आजीविका चलाते थे और वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधी पहुंच है। तो ये हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं कि आज के भारत में कौन सी धातुएं महत्वपूर्ण हैं, क्यों, वे धातुएं कहाँ से हासिल होती हैं, क्या वहाँ आदिवासियों की आबादी है। तो लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन धातुओं पर आधुनिक उद्योग निर्भर रहते हैं। दूसरा है कि हमें ये धातुएं झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ से प्रमुखता से प्राप्त होती है। तीसरा होगा कि यहाँ पर आदिवासियों की आबादी अधिक है। ये देख लेते हैं। ऐसे 5 उत्पाद बताइए जो जंगल से मिलते हैं और जिनका आप घर में इस्तेमाल करते हैं। तो जलाऊ लकड़ी, ठीक है। और दूसरा है इमारती लकड़ी, ठीक है, और तीसरा है लाख,
और गूंद, फल, जड़ी बूटियाँ। तीसरा चौथा क्या करें, सब एक ही बार बता देते हैं, टाइम लग रहा है ज़्यादा। तो और इसको देख लेते हैं। वन भूमि पर निम्नलिखित मांगे किन लोगों से की जा रही है। तो पहला होगा कि मकानों और रेलवे के निर्माण के लिए इमारती लकड़ी। दूसरा है खनन के लिए वन भूमि। और तीसरा है गैर जनजाति लोगों द्वारा कृषि के लिए वन भूमि का उपयोग। और चौथा है वन्य जीव अभयारण्यों के रूप में सरकार द्वारा आरक्षित जमीन। इन मांगों से जनजाति समुदायों पर किस तरह असर पड़ता है। तो ये सभी मांगे, ठीक है, आदिवासियों से पूरी की जाती हैं। हाँ, आदिवासी समुदाय अपने जंगलों को छोड़कर शहरों में छोटी मोटी नौकरियों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। इन मांगों से जनजाति की, तो हम लोग यहाँ पे थे। आखिरकार हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन ने पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बीन कर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर काम करते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 साल में आए आर्थिक बदलाव, वन नीतियों और राज्य के निजी उद्योगों, राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधी पहुंच है। तो झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे। भारत का चाय उद्योग असम से उनके श्रम में के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। नीचे दिया गया है कि गीत आदिवासियों की कक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालातों की वानगी पेश करता है। आओ मिनी असम चलें, हमारे देश में बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान है। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ, साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादूराम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया है। तो इस कविता में क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है? आओ मिनी असम चलें। तो इस कविता में यह बताने का प्रयास किया है कि आदिवासियों की ज़मीन को छीना जा रहा है, आदिवासियों को भी स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये पढ़ेंगे। यह फोटो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। यह डोंगरिया कोड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है।
न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्यूमीनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र रिफाइनरी लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को भी स्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया है। पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है। इसीलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी ज़मीन जबरन छीनी गई और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण भी स्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बिधी है। इसके अलावा भारत में 104 राष्ट्रीय पार्क इसके अलावा भारत में 104 राष्ट्रीय पार्क, 40,501 वर्ग किलोमीटर और 543 वन्य जीव अभयारण्य, 1,18,918 वर्ग किलोमीटर है। ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठियां कहा जाता है। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती है। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं और ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% समूह गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम होती है। जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते हैं जो उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। उनमें उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण भी स्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं कि उन्होंने
हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने समतार भूमि, मंदिर, कुएँ, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। अब हम कैसे जिएंगे? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरों को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। आपकी राय में यह बात महत्वपूर्ण क्यों है कि आदिवासियों को भी उनके जंगलों और वन भूमि के इस्तेमाल से संबंधित फैसलों में अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए? तो इस बात से आदिवासियों का जीवन तथा अस्तित्व दोनों जुड़े हुए हैं। दूसरा यह है कि यदि आदिवासियों की राय नहीं ली गई तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करती है। इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यकों समुदाय को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधन तक पहुंचने जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। इसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। तो अल्पसंख्यकों के लिए हमें सुरक्षात्मक प्रावधान क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व से बचाने के लिए। दूसरा यह है कि अल्पसंख्यक आप लोगों को पता है किसे कहते हैं? जिनकी संख्या कम हो। तो अल्पसंख्यक को भेदभाव और नुकसान की आशंका से बचाने हेतु। और तीसरा है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा, समानता और न्याय की स्थापना। ठीक है, तो वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस करते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब तक बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हाशियाकरण को समझें। तो मुसलमान और हाशियाकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2
प्रतिशत है, उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है, क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने ही लाभ नहीं मिले हैं। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई तीनों सारणियों को पढ़कर बताइए कि वे मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताती हैं। ये आंकड़े क्या बताते हैं? ये बताया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे आंकड़ा प्रदर्शित किया गया है कि इनमें से समुदाय मूल समुदाय जैसे ज़्यादा सबसे कम उपलब्ध हैं। हिंदू इतने हैं, बिजली, नल का पानी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, कुल हिंदू, कुल मुस्लिम, कुल ईसाई, कुल बौद्ध धर्म में सब। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई। इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हसियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदाय से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के एक मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ही स्कूल शिक्षा ले पाते हैं। मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज हैं। व्यवहार मुख्यधारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं, सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैश टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर इन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार के किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही है। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते हैं आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका घेटोआइजेशन होने लगता है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। मुस्लिम महिलाएं भारत में महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहीं। तो यहाँ पे एक दिया है कि मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। कुछ दिन पहले रमज़ान के दौरान वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई जिसने जल्दी ही सांप्रदायिक रूप ले लिया। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे। मैंने परंपरागत कपड़े यानी सलवार समीज पहनी थी, मेरा भाई शेरवानी पहने था। घर लौटने पर हमें कहा गया कि हम अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लें। अब जबकि सब कुछ ठीक है तो मुझे हैरत होती है कि हमें कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया और मुझे यह बात अजीब क्यों नहीं लगी। क्या हमारे पहनावे से हमारी पहचान पता चल जाती है और क्या यही पहचान सारे खतरों और भेदभाव की जड़ है? तो इसका उत्तर यही होगा कि
यह बच्ची इस बात को कहने का प्रयास कर रही है कि किसी व्यक्ति या समुदाय की पहचान वेशभूषा के आधार पर नहीं बल्कि मानवता के आधार पर की जानी चाहिए। ओके फ्रेंड, तो इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। इसी अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा। 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों और नीतियों की रक्षा में हम सभी बराबर जिम्मेदारी बनती हैं। इनके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। निष्कर्ष देख लेते हैं। इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास किया है कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदाय के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया है। इन समुदायों के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने यह भी देखा है कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह, शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हाशियाकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता। अगर हम हाशियाकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदाय के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। इस हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशेषता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस हाशियाकरण का सामना किस तरह किया है। सच्चर समिति रिपोर्ट से मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया है। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग हाँ ये देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न वीडियो। तो इसमें ऑलरेडी बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं छोड़ूंगी नहीं। अभ्यास प्रश्न जरूर देखेंगे हम लोग, ठीक है। हाशियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। तो हाशियाकरण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हाशिए पर ढकेल देना। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हुआ कि हाशियाकरण वाला व्यक्ति या समुदाय समाज की मुख्य धारा में नहीं रहता। तीसरा यह है कि हाशियाकृत लोग या समुदाय गरीब, कमज़ोर होते हैं तथा इनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण बताइए। तो आदिवासियों की ज़मीन को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोत से वंचित हो गए हैं। वे गरीबी और लोग लाचारी के जाल में फंस गए हैं। तीसरा है कि आप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका एक कारण बताइए। तो इसका कारण ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की वर्चस्व से बचाने के लिए। तो चौथा है कि अल्पसंख्यक और हाशियाकरण वाले हिस्सों को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं? तो अल्पसंख्यक शब्द से तात्पर्य है कुल जनसंख्या में किसी समुदाय की बहुत छोटी संख्या से है,
ठीक है। 5वां है कि आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, जहाँ आपको इस बयान की समर्थक में तर्क देने की मुसलमान एक हाशियाई समुदाय। इस अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर 2 तर्क पेश कीजिए। तो मुसलमानों में मूलभूत समुदाय हैं, जैसे पक्के घर, बिजली तथा पाइप का पानी आदि प्राप्त परिवारों की संख्या बहुत ही कम है। दूसरा यह है कि मुसलमानों में साक्षरता दर प्रतिशत अन्य धार्मिक समुदाय की तुलना में काफ़ी कम है। कल्पना कीजिए कल्पना कीजिए कि आप टेलीविज़न पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नज़दीक बैठी है। वह अचानक कहती है कि इन आदिवासियों को तो देखो, कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर आप भारत में आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बातें उसको बताएंगे? उनमें से 3 बातें आप लिखिए। तो आदिवासियों में ऊंच नीच की भावना कम होती है। इसी कारण यह समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय से बिल्कुल अलग होता है। आदिवासियों में बहुत सारे जनजाति धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। आदिवासी अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। 7वां देखते हैं कि चित्रकथा पट में आपने देखा कि हेलेन होप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती है। क्या आप आदिवासियों के बारे में कहानी बनाकर उसकी मदद कर सकते हैं? तो हाँ, बना सकते हैं। संकेत जैसे वन्य जीवन, रीति रिवाज, पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना, ग्राम माताओं की पूजा, किसी माँ के भीतर पवित्र लता कुंजों में, पुरखों की पूजा घर में, आदिवासियों की दिनचर्या, आदिवासियों के जीवन में खनन और औद्योगिकरण के बदलाव, और आदिवासियों का अपना गांव व इलाका छोड़कर शहरों में छोटी छोटी नौकरियों के लिए जाना, और आदिवासियों को हाशियाकरण। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं? क्यों? तो आर्थिक हाशियाकरण के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है। आर्थिक हाशियाकरण के कारण लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी हो जाती है, और शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी सामाजिक हाशियाकरण का कारण होता है। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तो जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट फिर से कर रही हूँ फ्रेंड, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। लाइक किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड। ओके प्लीज़ फ्रेंड, बाय।